नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। हमारे राज्य के जो किसान भाई टमाटर की खेती किए हैं, उनकी फसल इस समय कई अवस्थाओं पर है और इस समय फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ कीट रोगों से भी मुक्त रखना चाहिए। तो आप टमाटर की फसल में इन कार्यों को किस तरह से संपादित करें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर आयन शुक्ल से। ग्रीष्मकालीन टमाटर उगाने के लिए प्रायः संकर प्रजातियों का प्रयोग करते हैं। संकर प्रजातियां अधिक उर्वरा शक्ति चाहने वाली फसलें होती हैं। इसके लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। उसमें आधा जो नाइट्रोजन की मात्रा है फास्फोरस और पोटास के साथ हम पौधरोपण से पहले अपनी फसल में अंतिम जुताई के दौरान दे चुके होते हैं। 60 किलोग्राम शेष आधी जो नाइट्रोजन हमारी होती है, जो हम खड़ी फसल में हमें देना होता है, किसान भाइयों को चाहिए कि इसको कम से कम 3 बार में अपनी खड़ी फसल में छिड़काव करें। हमेशा जब भी हम आधी अपनी नाइट्रोजन को 3 बार में खड़ी फसल में देंगे तो 1/3 हर बार देने के लिए जब भी फसल पे हम छिड़काव करें तो भूमि में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ऐसी फसल चूँकि ग्रीष्मकालीन होती है और इसमें सिंचाई प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ग्रीष्मकालीन फसल मेढ़ों पे अगर हम उनका रोपण करते हैं अथवा रोपण के बाद अगर हम पौधों के सहारे नालियां बना देते हैं तो इससे फसल प्रबंधन में जो निकाई गुड़ाई अथवा फसल को जो सहारा देना होता है, लकड़ियों के सहारे हम अपने पौधों को सहारा दे करके अच्छे स्वरूप में, अच्छे रूप में उनको पौधों को सीमित रूप से बांध देते हैं। इस प्रकार से फल जमीन पर ना लगे होने के कारण उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है और पिकिंग के लिए बहुत आसानी होती है। टमाटर की फसल में कम सिंचाई में अच्छी क्वालिटी का उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि फसल में पलवार के रूप में पॉलिथीन मल्च व घास फूस का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल में लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है और खरपतवार कम उगते हैं। परिणाम स्वरूप फसल की बढ़वार अच्छी होती है, साथ में भरपूर पैदावार देती है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को कुछ कीट और रोग काफी नुकसान पहुँचाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पर्ण कुंचन रोग की। ये विषाणु रोग है जो सफेद मक्खी कीट के द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधे बौने रह जाते हैं, पत्तियां मुड़ी हुई छोटी रह जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इस वजह से रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे और इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप काफी हद तक इस रोग पर नियंत्रण पा सकें। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को जो कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाता है वो है फल छेदक। ये कीट फलों में छेद करके उसको अंदर ही अंदर खाता है, जिससे फल खाने लायक नहीं रहते और ऐसे फलों का बाजार भाव भी अच्छा नहीं मिलता, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी वजह से इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और नीम के बीज का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें। अगर इस कीट का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है तो आप रासायनिक नियंत्रण हेतु इंडोक्साकार्ब की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे आप कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। तो इस प्रकार से किसान भाइयों को चाहिए कि अच्छा फसल प्रबंधन समय समय पर अपनी क्रियाओं का, शस्य क्रियाओं का अगर दे तो निश्चित रूप से उन्हें 300 से 400 कुंटल टमाटर प्रति हेक्टेयर की दर से। आजकल भूमि में लगातार फसलों की खेती करने से जमीन से जरूरी पोषक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। साथ ही अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो चली है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए किसानों को हरी खादों की खेती करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए किन किन फसलों का चयन कर खेती करें, इसलिए जानते हैं।
ऐसा फसल जो कि खड़ी फसल होता है और उसमें पाटा लगाने वाले हल, चाहे कल्टीवेटर हो, रोटावेटर से आप चला के उसमें मिट्टी में दवा देना को ही हरी खाद कहते हैं। हरी खाद दो तरीके से होता है, जैसे एक फलीदार होता है और फलीदार होता है। फलीदार में क्या करते हैं, फल तोड़ने के बाद उसको मिट्टी में दवा देने के बाद उसमें भूमि में छोड़ देते हैं, और फलीदार में सिर्फ हरी खाद के रूप में यूज करते हैं। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। हरी खाद को हम चाहे तो आप लिग्यूमिनस, जो कि हम कहते हैं दलहनी और अदलहनी में भी विभाजित कर सकते हैं। दलहनी में क्या होता है, जैसे कि आप इस ढैंचा को आप ले सकते हैं, सनहई को ले सकते हैं, लोबिया को, उड़द को, मूंग को, ये सब आप आता है दलहनी में। और दलहनी में होता है ज्वार, बाजरा, मक्का, सूरजमुखी, ये सब इत्यादि फसल जो है और दलहनी पौधे में आते हैं। अगर दलहनी में फल तोड़ के अगर हरी खाद के रूप में यूज करते हैं तो किसान भाइयों को क्या कहते हैं, दोहरी लाभ होता है। इससे क्या होता है कि आप एक तो फल ले लिए, ऊपर से आप उसका यूज कर लिए एज ए हरी खाद में। जहाँ तक इसकी प्रजातियों की बात है तो ढैंचा की हिसार ढैंचा, पंत ढैंचा इत्यादि प्रजाति की आप बुआई करें। इस तरह से आप देखिए वैरायटी, मूंग का वैरायटी पूसा विशाल, जैसे कि T44, PDM 54, ये सब जो होता है वो दोनों तरीके से हो, हरी खाद के लिए भी और फल के लिए भी, दोनों प्रकार के लिए ये किस्म का चयन करना। इसी तरह से आप सनहई के लिए लेंगे तो आप उसमें बहुत तरह के से किस्म हैं, जैसे कि आप देखिएगा TM12, 35, उसके बाद K12, ये तरह के किस्म का चयन करने से आप किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ होगा। हरी खाद में यूज करने से क्या होता है, देखिए जैसे गेहूं कटने के बाद आप उसको प्रति खेत को छोड़ देने से क्या होता है, उससे भूमि से जल जो होता है वह उत्सर्जन इवोपरेशन हो जाता है, जो कि आप ये नुकसानदायक है, नमी का क्षरण होता है। इसको बचने के लिए क्या करते हैं किसान भाइयों, मई के पहला पखवाड़ा में हरी खाद के रूप में ढैंचा का उपयोग करिए। ढैंचा का सीड रेट लगभग में कम से कम बीज दर जो होता है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, इसको आप गेहूं कटने के बाद खेत में छिड़क दीजिए। और कुछ दिन के बाद देखिएगा उसमें हल्की फल्की बरसात हो जाता है, जहाँ पे अगर नमी है तो कोई बात नहीं तो थोड़ा सा हल्की पहले एक सिंचाई देने की ज़रूरत होता है। और फूल उगने से पहले, आने से पहले लगभग में 55 से 60 दिन के उपरांत इसमें रोटावेटर या कल्टीवेटर से, मतलब खड़े अवस्था में ही इसको आप क्या करिए, इसको पाटा लगा के उसको मिट्टी में दबा दीजिए, पलट दीजिए, ताकि वो अच्छे तरीके से उसमें सड़ जाए। तो ढैंचा का आप प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होता है, जो ढैंचा का जो ड्राई मैटर है अगर खेत में छोड़ देंगे तो कम से कम 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, लगभग 70 से 80 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि में आपको वो फिक्स कर देगा, स्थिर कर देगा। इससे क्या होता है, आप जो नाइट्रोजन यूरिया का जो है वो डोज आप कम कर सकते हैं। हरी खाद करने से क्या होता है, बहुत से लाभ होते हैं, जैसे कि आप देखिएगा जिसमें हरी खाद जो भूमि में लगाते हैं उसमें देखिएगा कि खरपतवार का बढ़ावार नहीं होता है, मिट्टी का उपजाऊ शक्ति बढ़ जाता है। और तो और मिट्टी का पीएच मान जो जिसका ज़्यादा हो और जिसका कम हो वो न्यूट्रल कंट्रोल वे में आ जाता है। इसी तरह मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाता है, वायु में, मिट्टी में वायु का संचार होने लगता है। उस तरह से आप देखिएगा जो हरी खाद के यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसकी जो उपज है 15 से 20% बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो बेनिफिशियल लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो संख्या है जो खेत में है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है को जो अब हरी खाद लगाएंगे मिट्टी में तो वो जल्दी से विघटन सड़ता नहीं है। लेकिन अगर आप दे दीजिएगा हरी खाद तो लाभदायक सूक्ष्म जीव की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, उसको खाने से जल्दी से अपघटन हो जाता है। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंसों का भी पालन करते हैं और ज्यादातर देखने में ये आता है कि किसान दुधारू पशुओं की देखरेख तो अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन इनके नवजात बछड़े और बछड़ियों की देखरेख सही तरीके से नहीं करते।
इसी वजह से इनकी मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो दुधारू पशुओं के नवजात बछड़े और बछड़ियों की देखरेख और प्रबंधन कैसे करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं। अगर हम नवजात बछड़ों की जरा सी देखभाल कर रहे हैं, उनकी प्रारंभिक अवस्था में जरा ध्यान रख ले, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं और भविष्य के लिए हम नया पशुधन तैयार कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे जो किसान भाई हैं वो मुख्यतः जब पशु जन्मता है उसके बाद ही एक्टिव होते हैं। किसान भाइयों, बछड़े बछड़ियों की मृत्यु दर कम करने के लिए दुधारू पशुओं के ब्यात के समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है कि कम से कम 1 महीने पहले ही हमें उस सामने एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि जो पशु अपना गाभिन है, जिसका जनने का समय आ गया है, तो उसको ग्रुप से अलग कर लें। और दूसरा, अगर मान लो खड़ा है पशु, तो क्या करेंगे, उसकी थोड़ा सा सहायता करें कि ऐसा ना हो कि पशु हमारा बछड़ा एक साथ गिर जाए तो भी उसको चोट आ सकती है, उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसे कि अगर बछड़ा जनने का टाइम है तो उस समय जैसे उसके मुँह से क्या है, जो भी उसका पानी है और जो नाक में कुछ लगा हुआ पदार्थ है उसको भी वो कर ले। तीसरा, जो नाला है, नाल जिसको बोलते हैं, उसको भी काट देना है। और काटने के बाद कभी अतिरिक्त रक्त बहाव की वजह से भी बछड़े की मृत्यु हो सकती है, तो काटने के बाद में एक धागे से उसे बांध देना है, जिससे क्या होगा कि इन्फेक्शन अंदर नहीं जाएगा और ये भी आगे जाके बीमारियों को रोकने में उसकी मदद करेगा। और साथ में अपन ऐसा करते हैं कि जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो उपलब्ध हो, जैसे कि आपको टिंचर आयोडीन या टिंचर ऑफ बेंजन जो आपके पास अवेलेबल हो, उसको लगा सकते हैं। उससे क्या रहेगा कि इन्फेक्शन जो हमारे पाड़े के बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। खासकर जैसे जन्म के टाइम पे, जैसे बर्थ होता है उस समय, पैदा होने के समय, जैसे हम उनको जल्द से जल्द हो सके उसके क्या करें कि जो खीस होती है, कि जिसको कि कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है, वो हमको देना अति आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है, और उसको भी सही अनुपात में देना कि हम कितना दें। तो एक जो पाड़े की वजन होता है 25 किलो के आसपास में, तो लगभग 2.5 लीटर के आसपास में उसको खीस पिलाना है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप इस गर्मी के प्रभाव से बछड़े बछड़ियों को बचाने के लिए इनका आवास और आहार प्रबंधन कैसे करें, आइए जान लेते हैं। तापमान बढ़ने के साथ साथ में ही उनकी पाचन प्रक्रिया भी घट जाती है। अगर उसको हमने जरा सा ध्यान रख लिया तो हम बच्चों को बचा सकते। जो कमरे का जो तापमान है, जिसमें हमारा बछड़ा रह रहा है या पाड़ा रह रहा है, उसका तापमान भी हमको थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। इसके तापमान कम करने के लिए हमको जैसे कि सीधी रोशनी ना आने दें, और साथ में जैसे जो बोरे के पट्टे होते हैं, जो कि बोरी के पट्टे होते हैं, उनको हम किनारे से डाल दें। बीच बीच में उनको हम भिगोते रहें पानी से, जिससे कि ठंडी हवा अंदर आती रहेगी। और साथ में जैसे पंखे हैं तो पंखे लगा सकते हैं, और कूलर है अगर आपकी व्यवस्था में तो कूलर की हवा वो कर सकते हैं। साथ में सुबह शाम हम उसको धोएं पानी से, साफ़ करेंगे तो भी उसका तापमान बहुत हद तक हम कम रख सकते हैं। आजकल जैसे मान लीजिए अगर सीमेंट की चद्दरें हैं तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं, उसमें स्प्रिंकल लगा सकते हैं। स्प्रिंकल नहीं लगाना है तो वो चाहें तो उस पर उसे टाट के बोरे भी डाल सकते हैं। टाट के बोरों पे पानी बीच में डाल सकते हैं। पानी नहीं तो आजकल घास फूस भी आता है, वो भी आप लगा सकते हैं साथ में। वो भी क्या करता है, ऊर्जा को नीचे आने की ओर रोकने के कार्य करता है। अब शुरू में हम जैसे कि हम बात करेंगे आहार के बारे में कि उसको आहार का क्या प्रक्रिया रखें। जब नवजात होते हैं तो उसको हम खीस या कोलेस्ट्रॉम देते हैं, मतलब 10% बॉडी का भार। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि दूध की मात्रा भी लगभग उतना ही रखते हैं, 1 या 1.25 लीटर सुबह और 1 सवा लीटर शाम को। साथ में हम कोशिश करते हैं कि जैसे हरा चारा है वो भी खाना शुरू करें। और काप स्टार्टर एक ऐसा पशु आहार है जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, उसकी भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको भी वह शुरू कर दे खाना। जहाँ तक देखा गया है किसान भाइयों को दूसरे सप्ताह से वो खाना शुरू कर देता है काप स्टार्टर। और साथ में सूखा घास भी हम उसके लिए रखते हैं कि जितना हो वो उसको खा सकता है। खासकर हमको पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। पानी जो हम दें वो स्वच्छ, ठंडा और फ्रेश पानी दें। और शुरू में क्या होता है कि पेट में एक विशेष प्रकार का परजीवी आक्रमण करते हैं, उसकी वजह से भी उनकी मृत्यु हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए हम सबसे सस्ती दवा उपलब्ध है मार्केट में, पाइपराजिन का उपयोग करें। एक बछड़े को सिर्फ 1 बार देना है, 10 ml के आसपास में पाइपराजिन दीजिए और बहुत हद तक आपके मान लीजिए मृत्यु दर को कम हो सकती है। अब जैसे कि बात करते हैं कि कुछ टीके भी लगाना आवश्यक होता है। जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि शुरू के 3 महीने तो हम ज़्यादातर टीकों से बछड़ों को बचा के रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनकी मृत्यु दर बढ़ जाए। इसलिए हम 3 महीने बाद हम टीका लगाते हैं। खासकर जैसे FMD, खुरपका मुँह पका, दूसरा है HS, इसको गलघोंटू बीमारी कहा जाता है, तीसरा है ब्लैक क्वार्टर।
ये 3 बीमारियों के टीके हमें जल्द से जल्द कराने चाहिए। 3 महीने के बाद जितना हो सके उनको एक क्रम अनुसार करा देना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पाड़ों की जो मृत्यु दर को रोकने के लिए हमने जो आपको बताया है कि अगर आप ये सब अपनाएंगे तो आपके फार्म में जो पाड़ों की मृत्यु दर कम रहेगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरबाटा, जिला मिर्जापुर के हरिदेव यादव ने। आपने फलों की बागवानी के लिए गड्ढा खुदाई पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले तो मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो वो पीएच होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक का जो पीएच होता है, दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है बागवानी करने के लिए। जो है गर्मी के माह में जो अप्रैल से लेकर जून के फर्स्ट वीक तक हमको जो है गड्ढे की खुदाई कर लेनी चाहिए। गड्ढों की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको जगह का जो है चुनाव कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, आप फल बागों का रेखांकन फल वृक्षों के आकार प्रकार के आधार पर करें। यदि आप आम का फल बाग लगाना चाहते हैं तो 8 से 10 मीटर कतार से कतार और 8 से 12 पौध से पौध की दूरी रखें। यदि आप अमरूद के बाग की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कतार से कतार 6 मीटर और पौध से पौध 6 मीटर की दूरी रखें। इसी तरह यदि आप बेल का बाग लगाना चाहते हैं तो आप 8 से 10 मीटर कतार से कतार और 8 से 10 मीटर पौध से पौध की दूरी रखें। यदि आप कटहल की बागवानी करना चाहते हैं तो 10 से 12 मीटर कतार से कतार और 10 से 12 मीटर पौध से पौध की दूरी रखें। और आंवले के बाग के लिए 10 मीटर कतार से कतार और 10 मीटर पौध से पौध की दूरी रखें। और गड्ढों की जो है खुदाई 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा जो है उसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। खुदाई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो एक दूसरी तरफ रखे और जो नीचे वाली मिट्टी है वो दूसरे तरफ रखे। मतलब ऊपर की जो मिट्टी चूँकि होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो हमारे बाद में प्रयोग में आ जाती है। गड्ढे खुदाई करने से क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसको गड्ढे खोदने के बाद 20 दिन, 1 महीना, 15 दिन जो है उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ही जो है उसमें हम कंपोस्ट और जो ऊपर की जो आधी मिट्टी रहती है जो मैंने बगल में रखी हुई है उसको और उतनी ही कंपोस्ट खाद मिला के उसकी भराई कर देते हैं। साथ ही उसमें हम सिंगल सुपर फास्फेट जो है कम से कम 200 से 250 ग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा जो है उसमें डाल देंगे। और जो दीमक की दवा होती है क्लोरोपारीफास, मैलाथियान है या फिर 4-10G है, उसको मिला के उसको गड्ढे की भराई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब गड्ढा खुला रहेगा 15 से 20 दिन धूप मिलेगी, धूप इस समय तेज़ होती है, वहाँ के बैक्टीरिया मरे हुए रहेंगे। और उसके बाद जब 20 दिन बाद हम उसकी भराई कर देंगे तो दीमक की दवा डालने से और सिंगल सुपर फास्फेट जो है तो उसको उर्वरक भी मिल जाएगा और जो भी कोई बैक्टीरिया या विषाणु कीटाणु हैं वो सब खत्म नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद गड्ढा जो है कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब लगभग 1 फीट जो है उससे ऊपर जितना गड्ढा जो है लेवल से इतना ऊपर रखना चाहिए, जिससे जो जब बारिश होगी तो गड्ढा वो दबते हुए मिट्टी लेवल में आ जाएगा। फिर उसके बाद उसमें जो है आप पौधे का रोपण कर सकते हैं। खरीदते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी प्रमाणित या राजकीय पौधशाला से ही पौधे क्रय करने चाहिए। क्रय करने के बाद उसको लगाने के लिए ध्यान ये रखना चाहिए, अगर पौधा मान लीजिए वो उसकी पिंडी पुआल से लपेटी हुई है तो उसको पुआल को अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए। क्या होता है कि उससे पुआल से ही जो है उसमें दीमक या कोई भी बैक्टीरिया जाने का खतरा रहेगा। उसको निकालने के बाद आप ये ध्यान रखें कि पिंडी टूटे ना, और उतने ही जितने अंदर पौधा था, जितनी मिट्टी के अंदर पौधे का उतना ही भाग मिट्टी के अंदर रखना चाहिए, बाकी ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद उसकी हजारे से अच्छी तरह से सिंचाई कर दें। सिंचाई करने से पहले एक होता है कि किलाई कहते हैं, जैसे उसके चारों तरफ की मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से दबा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो वहाँ की एयर होती है वो निकल जाती है और पौधे के सूखने का डर नहीं रहता है। और चारों खूब बढ़िया से दबाने के बाद जो है फिर उसकी सिंचाई कर दें हजारे से। अगर हमारे किसान भाई इस तरह से उसका प्रयोग करके पौधे क्रय करने के बाद जो है उसका गड्ढा खुदाई करके लगाते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaتا@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भिंडी की फसल का करेंगे सही प्रबंधन तो पाएंगे अधिक उत्पादन। अच्छी बाजार व्यवस्था होने पर तुलसी की खेती से ले सकते हैं अच्छी आय। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।